लेक सिटी के तमाम लोगों को गुड मॉर्निंग कहता हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश दवे। डॉक्टर दवे, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर दवे, लगभग 1 वर्ष हो गया हमें कोविड-19 से संघर्ष करते हुए, लेकिन वायरस ने भी बहुत सारे रूप बदले, उसके साथ साथ इसके इलाज और उसके सिम्टम्स ने भी बहुत सारे स्वरूप बदले। बताएं कि इस एक साल में कोविड-19 के साथ संघर्ष में क्या क्या चीज़ें साफ और अलग अलग देखने को मिली। लाले साहब, गुड मॉर्निंग टू ऑल सुनने वाले हमारे उदयपुर के सारे श्रोताओं। जैसा कि आप सबको ही पता है कि मार्च 2019 में दिसंबर 2019 में फर्स्ट जो केस था वो चाइना के वुहान सिटी से, जो एटिपिकल निमोनिया करके प्रेजेंट कर रहे थे, जब डिटेक्ट हुआ तो उससे ये पता चला कि एक नया वायरस जो है, जिसका बाद में इन्होंने नाम दिया कोरोना वायरस और सार्स कोरोना वायरस 2। ये एक ऐसा वायरस था, ये एक आरएनए वायरस था जो कि एटिपिकल निमोनिया करके प्रेजेंटेशन कर रहा था। इंडिया में सबसे पहला केस अपन ने 30 जनवरी 2020 को फर्स्ट केस केरला से डिटेक्ट किया सर। लगभग 1 साल हो गया। 1 साल हो गया पूरा उस एपिसोड को। मार्च में अपने राजस्थान से कुछ केसेस रिपोर्ट हुए और तब से लगा के अब तक लगभग 10 महीने हो गए कि अपन कोरोना के खूब सारे पेशेंट देख रहे हैं। और मार्च अप्रैल में WHO ने इसको पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया कि ये एक पेंडेमिक है वर्ल्ड वाइड। पेंडेमिक का मतलब वर्ल्ड में लगभग सब जगह इस तरह के केसेज अपने को मिलते हैं, तो उसको अपन पेंडेमिक कहते हैं। तो पेंडेमिक डिक्लेयर हो गया सर। जो हमारी जर्नी रही सर, हमारी जर्नी मार्च से जब से केसेज आने स्टार्ट हुए तब से अब तक हम इससे क्लोजली जुड़े रहे और हमने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए सर हमारे इंस्टीट्यूट में। सबसे पहले हमने जो स्वाइन फ्लू का वार्ड था उसमें कोरोना के पेशेंट रखने चालू किए। फिर हमने SSB ब्लॉक था उसको डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया। उसके बाद हम लोगों ने ESI हॉस्पिटल, जो यहाँ से 4-5 किलोमीटर RNT से दूर है, वहाँ पे हमने ये सेटअप शिफ्ट किया। तो जो एक्सपीरियंसेस पिछले 10 महीने के एक्सपीरियंसेस है, मैं आज आपसे और उदयपुर की जनता से कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या एक्सपीरियंस रहे और क्या जर्नी रही है पूरी की पूरी 10 महीने 11 महीने की। सर, इनिशियल फेज में ये था कि जब पेशेंट आता था कोरोना पॉजिटिव था तो हम लोग उनको एडमिट करते थे, इररेस्पेक्टिव टू कि पेशेंट माइल्ड सिम्टम का है, मॉडरेट सिम्टम का है या सीवियर सिम्टम्स का है। तो ऐसे पेशेंटों को हमने एडमिट किया, सबको जो सिम्टम्स होते ही नहीं थे, उनके न खांसी थी, न बुखार था, न कुछ था, और उनको ले जाके हॉस्पिटल में आइसोलेट करना पड़ता था। उस समय की सबसे बड़ी स्टेज ये थी कि जब तक वो कोरोना के 2 सैंपल नेगेटिव नहीं आवे 24 आवर्स के इंटरवल में उन पेशेंट को वहाँ रखना पड़ता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पेशेंट कहता था मेरे को कोई इलाज नहीं चल रहा, पेशेंट ये भी कहता था कि मेरे कोई सिम्टम्स भी नहीं है, फिर भी आप लोगों ने 14 दिन तक हमको वहाँ क्यों पटक रखा है, हमारे कुछ तो हो ही नहीं रहा है, हम घर जाना चाहते हैं। तो वो फेज़ थी जब मरीजों को रेस्ट्रिक्ट करना, हॉस्पिटल के अंदर रखना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस समय तक कोरोना के बारे में ABCD किसी को कुछ पता नहीं थी, वर्ल्ड को भी पता नहीं थी, हम इंडिया के डॉक्टर्स को भी नहीं पता था और उदयपुर के भी डॉक्टर्स को नहीं पता था। हम उन लोगों को आइसोलेट करते थे, मास्क लगा के रखते थे। जब हम लोग देखने के लिए जाते थे, PPE किट पहन के हम अंदर एंटर होते थे और दवा के नाम से उनको एजिथ्रोमाइसिन प्लस एंटी हिस्टामिनिक सेट्रिजिन और पैरास्टामोल की गोली, विटामिन C और जिंक की प्रिपरेशन दिया करते थे। कुछ ज्ञान हुआ, मरीजों के बारे में डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि मरीजों को कैटेगराइजेशन चालू किया गया कि कुछ मरीज़ माइल्ड कैटेगरी के हैं, कुछ मॉडरेट कैटेगरी के हैं, कुछ सीवियर कैटेगराइजेशन के हैं। हमने अपना इंस्टीट्यूट का प्रोटोकॉल बनाया, जिसमें मैं भी एक मेंबर था इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल कमेटी का, और हमने ये डिसाइड किया कि इस तरह से इंटरनेशनली जो गाइडलाइन और नेशनल गाइडलाइन, एम्स की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस प्रोटोकॉल पे अपन रहेंगे। यदि माइल्ड कैटेगरी के पेशेंट आएंगे तो अपन इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, मॉडरेट आएंगे तो इस तरह करेंगे, सीवियर आएंगे तो इस तरह करेंगे। मैं आपको ये बताता हूँ कि जब अर्ली स्टेज में जब ये बीमारी आई मार्च अप्रैल मई के महीने में, तो हम लोग एंटीवायरल ड्रग जो HIV एड्स की बीमारी के बारे में यूज़ करते हैं, उनकी बीमारी में करते हैं, वही बीमारी की दवाइयाँ इसमें हम दिया करते थे, जो रिटोनाविर और रोपिनाविर नाम की दवाइयाँ थी, जो हम 14 डेज तक इन पेशेंट को, जो भी कोविड पेशेंट्स थे, उनमें दिया करते थे। बाद में वर्ल्ड वाइड खूब सारी स्टडीज़ हुई इसके बारे में, रिटोनाविर लोपिनाविर के बारे में, और ये पाया कि वास्तव में ये ड्रग इफ़ेक्टिव नहीं है। फिर हम उस स्टडी से के बाद में, जैसे हम लोगों की भी यहाँ से एक स्टडी प्रकाशित हुई जिसमें ये था कि रिटोनाविर लोपिनाविर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। उस समय ये माना जा रहा था कि HCQS हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सल्फेट नाम की जो एक ड्रग है,
जो इम्यून मॉडिफाई करती है, और जो अपन गठिया के पेशेंटों में देते हैं, तो वो इम्यूनिटी को मॉडिफाई करके वो ड्रग यदि प्रोफाइलेक्सिस के रूप में यूज़ करें तो कहते हैं कोरोना नहीं होता। हम सब डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर जितने भी थे और जो भी पेशेंट मेरे को पूछा करते थे, हम उस समय कहते थे कि भैया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सल्फेट की 200 मिलीग्राम की गोली है, 2 गोली खा लो, टू टैबलेट्स खा लो, फिर वीकली खाते रहो तो आपको कोरोना नहीं होगा। बाद में ये पता चलने लगा सब कि वो SCQS का भी कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है कि प्रोफाइलेक्सिस के लिए। तो ये सब एक्सपीरियंसेस है जो धीरे धीरे जर्नी के साथ बदलते रहे। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि फिर बीच में एक रोल आया, आइवरमेक्टिन करके एक दवाई आई, जो आइवरमेक्टिन हम लोग कीड़े जो पेट में कृमि हो जाते हैं उसके लिए दिया करते थे। वो आया कि उस दवाई को देने से और उस दवाई के प्रोफाइलेक्सिस से भी ये बीमारी नहीं होती है। पर बाद में फिर स्टडीज़ हुई, क्योंकि ये बीमारी नहीं थी, वर्ल्ड में इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। साइंटिस्ट और डॉक्टर सब अपने एक्सपीरियंसेस पेशेंटों के साथ शेयर कर रहे थे, कुमुलेट कर रहे थे और पब्लिश कर रहे थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, RNT मेडिकल कॉलेज में इसमें पीछे नहीं रहा। हम लोगों ने लगभग 9 से 10 पेपर नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करवाए कोरोना के बारे में। हमने भी अपने एक्सपीरियंस वर्ल्ड में सारी जनता को, डॉक्टर्स को शेयर किए सर। जयपुर मेडिकल कॉलेज और RNT मेडिकल कॉलेज दोनों ने काफ़ी सारे अपने पेशेंट्स का जो एक्सपीरियंस था, एक्सपर्टाइजेशंस लोगों से शेयर किया। इसी तरह से प्रॉब्लम रही सर ट्रीटमेंट में। फिर ट्रीटमेंट आइवरमेक्टिन बंद हुआ, उसके बाद में कहा कि रेमडेसिविर नाम की एक एंटीवायरल ड्रग आई जो अभी भी हम यूज़ करते हैं। इसके रिजल्ट हमने देखे कि ये रिजल्ट यदि अर्ली फेज में रेमडेसिविर स्टेज 2 और स्टेज 3 में दिया जाए तो बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। तो रेमडेसिविर, डॉक्टर दवे, यहाँ मैं आपसे पूछूंगा कि रेमडेसिविर क्या आपको कोरोना हो जाए, कोविड-19 से आप प्रभावित हो जाए, उससे प्रोटेक्ट करती है या होने के बाद भी आपको बचाती है? सर रेमडेसिविर एंटीवायरल ड्रग है, ये प्रिवेंशन के लिए नहीं है सर। इसको अपन प्रोफाइलेक्सिस या प्रिवेंशन के लिए नहीं दे सकते। पर वंस एक आदमी के कोरोना हो गया, और उसमें भी WHO गाइडलाइन है और ICMR की गाइडलाइन ये कहती है सर कि यदि स्टेज 2 या स्टेज 3 में पेशेंट है तो अपने को रेमडेसिविर यूज़ करना चाहिए। और यदि आपने रेमडेसिविर का 5 दिन का कोर्स दिया तो इससे कोरोना से मुक्ति होने की काफ़ी अच्छी संभावना होती है सर। मैं फिर आपको बताऊं सर कि रेमडेसिविर नाम की जो दवाई है वो कॉस्टली दवाई है, पर राजस्थान सरकार ने अपने सब मरीजों के लिए फ्री सप्लाई कर रखी है। हमारे सब इंस्टीट्यूट में, जितने भी राजस्थान में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ रेमडेसिविर फ्री मिलती है। गवर्नमेंट ने लेटर फेज में ये भी किया कि मरीज़ को रेमडेसिविर आपको भर्ती करने की भी ज़रूरत नहीं है। डे केयर में भी रेमडेसिविर की अवेलेबिलिटी है। हम मरीज़ को सवेरे बुलाते हैं, रेमडेसिविर लगा के फिर उसकी वापस छुट्टी कर लेते हैं, वो घर जा सकता है। तो ये डे केयर में भी रेमडेसिविर नाम की कॉस्टली दवाई अवेलेबल है सर। जी, उसके बाद सर उसके बाद जो यात्रा चली, रेमडेसिविर के बाद स्टीरॉयड का रोल आया। लोगों ने कहा डेक्सोना देना चाहिए, किसी ने कहा हेपेरिन देना चाहिए जो खून पतला करने की। ये सब स्टडी इस तरह से आई सर कि जैसे जैसे डॉक्टर्स को ये एक्सपीरियंस हुआ कि कोरोना के मरीज में जब सांस की, फेफड़े की खराबी होती है, निमोनिया होती है, ऑक्सीजन का सेचुरेशन ब्लड में कम होने लगता है, उसी का एक पार्ट नहीं है। कई बार हार्ट में ब्लड के वेसल्स में क्लॉट बनने की वजह से, जो हार्ट की नली है उसमें क्लॉट बनने की वजह से भी डेथ्स होती है। हम लोगों को भी ये एक्सपीरियंस रहा, मेरे को भी जब मैं वार्ड में काम कर रहा था तो मैंने कई पेशेंट ऐसे देखे जिसमें पेशेंट के निमोनिया बहुत ज़्यादा नहीं था, निमोनिया से रिकवर भी हो गया, पर जाते जाते उसकी डेथ हो गई। हम सोच रहे थे कि कल उसको डिस्चार्ज करेंगे, उसके पहले रात को उसको हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद डेथ हो गई। तो मायोकार्डाइटिस, जो हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा सब कोरोना में डेथ का। उसके बाद ये पता रहा कि इस तरह से डेथ्स हो रही है, तो हम लोगों ने खून को पतला करने की दवाइयाँ भी ऐड की। तो जो पेशेंट B और C कैटेगरी में आते हैं, जो मॉडरेट टू सीवियर इलनेस में आते हैं, उनमें हम लोग रेमडेसिविर, स्टीरॉयड की दवाई और खून पतला करने की दवाई हेपेरिन काफ़ी लंबे समय तक, मतलब 14 to 15 डेज तक हम यूजुअली देते हैं। रेमडेसिविर का कोर्स 5 दिन देते हैं। फिर यदि पेशेंट सिम्टोमेटिक रहता है तो डेक्सोना प्लस एनॉक्साहिपेरिन जो आती है वो थोड़ा लंबे समय तक देते हैं सर। रेडियो लेक्सिटी में आज हेलो डॉक्टर में हमसे रूबरू हैं डॉक्टर महेश दवे। डॉक्टर दवे, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। डॉक्टर दवे, ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि कोविड-19 के इलाज ने कितने स्वरूप बदले। अब बताएं, अब क्या स्थिति है? अब हमें कोविड-19 की कुछ पहचान हो गई है और उससे कैसे लड़ें, इसका भी कुछ पुख्ता सर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे ट्रीटमेंट वाला पार्ट तो बदला ही बदला, इसके साथ इन्वेस्टिगेशन का भी स्वरूप बदला।
जब इनिशियली अपने को ये जब पेशेंट आने स्टार्ट हुए तो अपने को ये लगने लगा कि इन तरह के पेशेंट निमोनिया करके प्रेजेंट करते हैं। तो जो निमोनिया था, अर्ली फेज जब होती है निमोनिया की, जिसमें एक्सरे नॉर्मल रहता है, तो कई बार सीटी स्कैन से पिकअप करने लगे। तो एक सीटी स्कैन चेस्ट की नई मॉडलिटी डेवलप होगी कि उससे ये पता लगा कि आप अर्ली पिकअप करना चाहते हो जैसे निमोनिया के पेशेंट्स को, तो आप सीटी स्कैनिंग करवा लो। सीटी स्कैन थॉरेक्स या चेस्ट का करने से अपने को ये पता लगता है कि पेशेंट की क्या निमोनिया हो गया। मैं फिर बताऊं कि सीटी स्कैन मॉडलिटीज में भी उन लोगों ने, रेडियोलॉजिस्ट ने ये डेवलप किया और कॉरड स्कोरिंग देने चालू कर दिए। कॉरड में स्कोर सिस्टम उन्होंने डेवलप किया कि कॉरड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। यदि कॉरड 1 है तो इसका मतलब कि पेशेंट को कोरोना है ही नहीं। कॉरड 2 है तो पेशेंट के निमोनिया तो है पर वो कोरोना के सिवा दूसरी बीमारी से है। कॉरड 3 है तो पता चलता है कि ये निमोनिया कोरोना की वजह से और दूसरी वजह से किसी की वजह से हो सकता है। कॉरड स्कोरिंग 4 और 5 आता है। कॉरड 5 तो मतलब 100% कोरोना की ही संभावना रहेगी। कॉरड 4 में के पेशेंट के कोरोना की संभावना रहती है। इसी तरह से उन्होंने क्या किया साहब कि जो लंग में 5 लोब्स होते हैं उनको डिवाइड किया और उससे स्कोरिंग सिस्टम किया कि अब सीवियरिटी कितनी है, पेशेंट कितना गंभीर है, ये अपन किस तरह से जज करें। पेशेंट माइल्ड कैटेगरी में है, मॉडरेट में है या सीवियर है, तो उसका एक कैटेगराइजेशन का तरीका सीटी स्कैन वालों ने डेवलप किया। जो 5 लोब है, इसमें पाँचों लोब यदि लंग के इन्वॉल्व हो गए, एक को 5 नंबर दिए तो 25 नंबर में से हमने सीवियरिटी स्कोरिंग करना चालू किया। 25 में से यदि किसी पेशेंट के एक लोब में 75% से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया तो उसको 5 नंबर दिए। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 सिस्टम करके उन्होंने सीवियरिटी स्कोरिंग दिया। यदि डॉक्टर किसी दवे, ये जो स्कोरिंग है ये बीच में बड़ी चली। हाँ सर। कोई भी पेशेंट आता था कि 10 है, 12 है, 15 है, 13, 8 है, तुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। बताएं कि ये जो स्कोर था ये T20 टाइप कैसे चला और इसमें क्या क्या खतरा था कि इतने से ज़्यादा हो तो डॉक्टर के सर पास अब जाना ही। उसने क्या किया कि जो स्कोरिंग सिस्टम को 0 से 8 डिस्ट्रीब्यूट किया कि ये तो माइल्ड कैटेगरी के लोग हो गए। इसमें होम क्वारंटाइन भी आप एडवाइस कर सकते हो, ट्रीटमेंट लाइन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यदि 9 से 17 या 16 तक स्कोरिंग रहा तो ये मॉडरेट कैटेगरी में हो गया और 16-17 से 25 तक हुआ तो ये सीवियर कैटेगरी हो गई। मतलब यही था कि लंग के 5 लोब में कितना % इन्वॉल्वमेंट हुआ। यदि 24-25 स्कोरिंग आया तो इसका मतलब कि ऐसे लोग काफ़ी सारे गंभीर निमोनिया से ग्रसित है और उनका आउटकम पुअर होगा। दूसरा जो टेस्ट डेवलप्स हुए वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हुए सर, वो भी अर्ली डिटेक्शन में। प्रॉब्लम ये रह रही थी कि सब पहले ये हुआ कि पेशेंट को खांसी जुकाम बुखार हुआ तो वो रूटीन ट्रीटमेंट लेता था। 5-7 दिन के बाद जब हमारे पास पहुंचता था हम एक्सरे करके देखते थे, एक्सरे में भी कोई फाइंडिंग नहीं होती थी। अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि ये पेशेंट वास्तव में हॉस्पिटल के लायक है या घर पे रखा जाए। सारे लोग आते थे वो कहते हैं हम तो घर पे ही रहना चाहते हैं, और घर पे रहने के बाद में 3-4 दिन और रुकते थे, फिर उनके ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती थी, वो सीरियस हो जाते थे। जब सीरियस होते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर ने हमको भर्ती नहीं किया। तो इन सब प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस हुए, उसमें सीटी स्कैन एक जो बहुत हेल्पफुल रहा, और दूसरा इन्फ्लेमेटरी मार्कर हम करते थे, जैसे सीआरपी का लेवल देखते थे। मैं आपको फिर बताऊं कि सीआरपी यूजुअली कोरोना में ही नहीं बढ़ता, सारी जो इन्फेक्टिव डिजीज़ और इन्फ्लेमेशन जिसमें होता है उसमें बढ़ता है। पर यदि पेशेंट इस समय पेंडेमिक चल रहा था और पेंडेमिक में सीआरपी आपने देखा और सीआरपी बहुत गुना बढ़ा हुआ है, या इंटरल्यूकिन 6 बहुत गुना बढ़ा हुआ है, इंटरल्यूकिन 6 भी एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर हुआ करता था, या सीरम फेरिटीन बहुत बढ़ा हुआ है, तो हम लोग कहते थे कि ये मरीज़ के शरीर में इन्फ्लेमेशन बहुत सारा चल रहा है, आगे जाके ये पेशेंट सीरियस हो सकता है, आगे जाके इस पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये सर अर्ली फेज में मार्च के महीने में कुछ भी नहीं पता था। तो जैसे जैसे इस बीमारी के बारे में डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे हम लोगों को बहुत सारा ज्ञान हुआ बीमारी के बारे में। जैसे इंटरल्यूकिन 6 में कह रहा था ट्रीटमेंट का पार्ट, जिस आदमी के इंटरल्यूकिन 6 काफ़ी सारा बढ़ा हुआ था उसमें हम इंटरल्यूकिन 6 एंटागोनिस्ट नाम की दवा जो टोसिलुमाब आती थी वो भी हमने काफ़ी लोगों में यूज़ की। हालांकि उसका एक बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये रहता है कि जब टोसिलुमाब देते थे तो उन लोगों में इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा हो जाती थी। डॉक्टर दवे, अभी भी जो लोग कोविड-19 पॉजिटिव आ रहे हैं, चाहे उनकी संख्या कम हो गई हो, वो कब ख़तरा समझें और कब समझें कि अब घर में आराम करें 15 दिन और उसके बाद ठीक ठाक हो सकते हैं? सर वही है कि ऐसे पेशेंटों को यूजुअली अपने को जब इनिशियल फेज 1st, 2nd, 3rd डे तो ठीक है आप वॉच कर लो, एक एंटीबायोटिक दे दो,
पर मेरा ये मानना है सर, जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस लिया कि जो 5th 6th 7th डे होता है उसमें इन्फ्लेमेशन काफ़ी मार्क बढ़ जाता है। सारी फाइंडिंग चौथे 5वें 6ठे दिन आनी चालू हो जाती है, मतलब एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक और एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड वीक आपको सब फाइंडिंग मिलेगी। और जो जिनको शुरू में ही खांसी ज़्यादा है, खराश दूसरे तीसरे दिन है, जिसकी वजह से वो टेस्ट करवाने जाते हैं, तो इन लोगों की स्थिति भी चौथे पाँचवें दिन ज़्यादा खराब होगी। तो चौथे 5वें दिन हर आदमी से ये रिकमेंडेशन है कि उस समय अपने को उसका कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना चाहिए, सीआरपी का लेवल, सीरम फेरिटीन और इंटरल्यूकिन 6 का लेवल करवाना चाहिए, और एक एक्सरे चेस्ट तो करना ही चाहिए। यदि इन पेशेंट में ये सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स काफ़ी बढ़े हुए हैं तो ये एक बात बताएगी कि आगे जाके ये मरीज़ गंभीर हो सकता है, अपने को क्लोज वॉच करना है। और फिर यदि कोई सीटी स्कैन भी 6-7 डेज करवा देता है और उससे स्कोरिंग मॉडरेट टू सीवियर की तरफ जाता है, तो मेरी यही रिकमेंडेशन है कि ऐसे मरीजों को भर्ती करवाना चाहिए और उनके जितना जल्दी हो सके उनका रेमडेसिविर, स्टेरॉयड और एनॉक्सिपिरिन देना चाहिए सर। डॉक्टर दवे, ये बताएं कि वे व्यक्ति जो आप बताएं कोविड-19 से प्रभावित हुए, लेकिन उसके बाद उनको दूसरे चीज़ें हो गई, जैसे हार्ट अटैक हो गया या दूसरा लिवर या और कोई फंक्शनल प्रॉब्लम हो गई, बताएं कि ये कैसे होती है, और वो व्यक्ति जो घर बैठा है वो ये कैसे समझे कि वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ और कहीं और लंग्स के अलावा दूसरी जगह भी ये वायरस दिक्कत कर सकता है। सर, जैसा मैं पहले भी बताया कि ये जो वायरल डिजीज़ है, जैसे दूसरे वायरल डिजीज़ की तरह से सारे सिस्टम शरीर के इन्वॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंड सिर्फ वायरस लंग को ही इन्वॉल्व करता है। जो सीवियर कैटेगरी में हमने पेशेंट रखे थे उनमें वो सब पेशेंट थे जिनके या तो लंग का इन्वॉल्वमेंट हो या जिसके हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे हार्ट अटैक हो जाए, मायोकार्डाइटिस हो जाए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाए, हार्ट फेलियर हो जाए। हमने वो पेशेंट भी देखे जिनके न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से एक 45 साल 50 साल के एक आदमी थे जिनके इनिशियल फेज में हमने कोरोना टेस्ट निमोनिया करके प्रेजेंट हुए, उनको निमोनिया का इलाज दिया। उसके बाद में उनके 5वें या 6ठे दिन हाथ और पाँव में पूरे में पैरालिसिस हो गया। तो वो गुलनबारी सिंड्रोम नाम की बीमारी थी। तो हमने यहाँ से ये भी रिपोर्ट किया कि गुलनबारी सिंड्रोम भी कोरोना के साथ एसोसिएट हो सकता है। फिर उनको हमने इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिए और वो पेशेंट कंप्लीट क्योर होके गए, मतलब उनके जो लकवा चारों हाथों पाँवों में सब जगह हो गया था वो भी ठीक हुआ। किडनी इन्वॉल्वमेंट भी कोरोना में काफ़ी प्रोमिनेंटली और डोमिनेंटली देखा गया, साथ में लीवर का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। घर बैठ के इन सब बातों को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, न तो ये पेशेंट के लिए संभव है, न ये पेशेंट के रिश्तेदार के लिए संभव है। यानी कयास लगाना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर दवे, आपसे बातें करेंगे, एक कॉलर है, उससे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कौन बोल रहे हैं? सेक्टर 4 से कमल सोल का निवेदन कर रहा जी कमल जी, पूछें। ये सर मैं चाह रहा हूँ पूछूँ, हार्ट पेशेंट आदमी कब वैक्सीन का इंजेक्शन लगा सकता है और कहाँ लगा सकते हैं? यस सर। सर देखो, जो WHO ने जो गाइडलाइन दी और ICMR ने गाइडलाइन दी, उनके हिसाब से हार्ट के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, डायबिटीज़ के मरीज, इनके लिए वैक्सीन कहीं से भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, वो लगा सकते हैं। अब जब सेकेंड फेज हेल्थ केयर वर्कर के बाद सेकेंड फेज जब स्टार्ट होगी, जिसमें सीनियर सिटीजन, सारे के सारे सीनियर सिटीजन अबव 60 की फेज स्टार्ट होगी, उसमें गवर्नमेंट आपके फ्री वैक्सीनेशन करेगी। डॉक्टर दवे, वापस उसी बात पर लौटते हैं कि ये घर में अंदाज़ लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा ये बताएं कि फिर भी वो व्यक्ति जिसे कोरोना हो गया है, कोविड-19 पॉजिटिव है, वो डॉक्टर के पास कब जाए और क्या जाने की ज़रूरत है, इसका थोड़ा सा संकेत आप ज़रूर दें। सर, जैसे इनिशियल फेज में आपके होम क्वारंटाइन हो गया, आपने दवाइयाँ भी स्टार्ट कर दी, उसके बाद किसी को परसिस्टेंट फीवर है, जैसे हाई ग्रेड फीवर उसके बाद में भी बना हुआ है। अपन ऐसा मानते हैं कि वायरल बीमारियों में यूजुअली 5 दिन 6 दिन के बाद में बुखार सबसाइड हो जाता है, पर यदि परसिस्टेंटली आपको बुखार तेज़ हो रहा है, जैसे 101 डिग्री आपने कई बार नापा और आपको बुखार तेज़ है, तो आपको डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन ये रहता है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा खांसी चल रही है या सांस चल रहा है। जब आपने अर्ली ये नोट किया कि मैं बाथरूम जाता था तब आराम से जाके आ जाता था, अब ये है कि मैं बाथरूम जाता हूँ उसके बाद में भी सांस में तकलीफ आ रही है, तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर से आपने ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक किया और ऑक्सीजन सेचुरेशन पहले 95 था, 94 था, 93 था, अब 90 से कम आ रहा है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करना ही चाहिए। ये बताएं कि प्रतिदिन क्या पल्स ऑक्सीमीटर से जांच करनी अब ज़रूरी है और क्या मास्क पहनना अभी भी ज़रूरी है? सर, अभी भी ज़रूरी है। पल्स ऑक्सीमीटर से तो मैं उसी को सजेस्ट करूंगा जिसके कोविड पॉजिटिव है या जिसके निमोनिया हो गया है।
और मास्क तो अभी भी प्रिवेंशन का सबसे बड़ा तरीका है सर। मास्क एंड डिस्टेंसिंग, जो डिस्टेंस 6 फीट की डिस्टेंस प्लस मास्क तो 100% ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये कोरोना जो है पेंडेमिक अभी क्योर नहीं हुआ सर, अभी पेंडेमिक ही है। अभी पेंडेमिक को अपन ने या WHO ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहीं से भी नहीं कहा कि पेंडेमिक चला गया, अभी है। पेंडेमिक के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अपने को पेंडेमिक से अपने खुद को भी बचाव चाहिए और दूसरी जनता को भी बचाव चाहिए, उसके लिए 100% आपको मास्क लगाना ही है। डॉक्टर दवे, हालांकि ठीक तौर पर वैज्ञानिक तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी आपके पास इतनी सारी केस स्टडीज़ थी, थोड़ा सा बताएं कि वे लोग कौन थे जो इस कोविड-19 की चपेट में आए और किन कारणों से आए, ऐसा कुछ संकेत भी मिलता है? सर जो हमारी स्टडी रही सर, हमने अर्ली स्टेज में 100 पेशेंट की एक स्टडी पब्लिश कराई, उसके बाद 1000 पेशेंट अपने RNT मेडिकल कॉलेज के भी पब्लिश कराए सर। उसमें हम लोगों का ये ऑब्जर्वेशन था कि जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन एज वाइज जो लोग इन्वॉल्व हुए वो यंग पॉपुलेशन इन्वॉल्व हुई, जबकि डेथ रेट सबसे ज़्यादा 60 से ज़्यादा में डेथ रेट हुई। फॉर्चुनेटली ये सबसे अच्छी बात थी कि जो बच्चों में ये बीमारी नहीं देखी गई। यदि आपको मैं बताऊं कि 0 to 19 ईयर्स तक का जो हमने सेट किया उसमें हार्डली 1.2% पॉपुलेशन उदयपुर की थी। तो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स जो H1N1 में जो अपन कहते थे कि उसमें पीडियाट्रिक एज ग्रुप के काफ़ी बच्चे इन्वॉल्व हुए, फॉर्चुनेटली इस बीमारी में बच्चों में ये बीमारी नहीं देखी गई। और यंग एज के लोगों में ये वायरस ज़्यादा कैसे आया? सर इसका कारण ये रह सकता है, जो हमने प्रोबेबिलिटीज़ दी उसमें, कि यंग लोग बाहर जो काम के लिए निकलते थे वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज़ नहीं करते थे, और एक बार इन्फेक्शन के चपेट में आ गए फिर पूरी की पूरी फैमिली चपेट में आ जाती थी। यानी ये माने कि कहीं ना कहीं लापरवाही इन लोगों ने, क्या होता है कई वह कोविड ये रखी। रेडियो लेक सिटी में हमसे रूबरू हैं डॉक्टर महेश दवे। डॉक्टर दवे, ब्रेक पर जाने से पहले हम बातें कर रहे थे कोविड-19 की। डॉक्टर दवे, हम ये जानना चाह रहे थे कि अभी कोविड-19 की वर्तमान में क्या स्थिति है, क्योंकि जैसे जैसे रेस्ट्रिक्शंस कम हुए हैं, ख़ासतौर पर सरकार या प्रशासन की ओर से, लोगों के मन में ये हो गया है कि अब तो कोविड गया, और आंकड़े भी अब तो जो 2 डिजिट में आ रहे थे उदयपुर में अब 1 डिजिट में आ गया, तो अब तो बहुत ही दुर्लभ चीज़ है, हमें नहीं होगा। सर ये अभी कहना बहुत ही मुश्किल है, अपन अभी भी ये नहीं कह सकते, क्योंकि वायरस अपनी स्ट्रेन बहुत रैपिडली बदलता है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि ब्रिटिश से, लंदन से कुछ पेशेंट्स आए थे, UK से, उनकी स्ट्रेन बदली हुई है, और यदि स्ट्रेन बदली हुई और वर्ल्ड की दूसरे काफ़ी सारे कंट्रीज़ में वापस से लॉकडाउन की सिचुएशन भी हो चुकी है, जैसे अमेरिका में और लंदन में, काफ़ी UK के पार्ट्स में वापस लॉकडाउन की सिचुएशन आ रही है। तो इस समय अपने को अभी भी उस चीज़ को गंभीरता से ही लेना जी, पड़ेगा। अमेरिका में भी मास्क को अनिवार्य कर दिया गया। हाँ सर, कैजुअल अभी भी नहीं होना चाहिए। मेरा तो यही कहना है सर पूरी जनता से, और उदयपुर की जनता से, और उदयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान की जनता से, और जो भी लोग सुन रहे हैं उनको सबको, कि अभी भी डिस्टेंसिंग नहीं छोड़ें, नंबर 1, मास्क लगा के रखें, 2, हैंड हाइजीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, नंबर 3, यदि खांसी जुकाम और फीवर होता है तो अर्ली डॉक्टर से कांटेक्ट करें, नंबर 4, मौसम में जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे अपने आप को बचाव करने की कोशिश करें, बहुत ठंडा और खट्टा और एकदम सर्दी से अपने आप को एक्सपोज नहीं करें, नंबर 5। इन बातों को अपने को फॉलो करना ही पड़ेगा, और जहाँ तक हो सके गवर्नमेंट ने और पूरे भारत सरकार ने प्लस वर्ल्ड गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन का किया है, बीड़ा उठाया है, उस बीड़े में सहयोगी बने। हर आदमी वैक्सीनेशन से डरे नहीं और वैक्सीनेशन के लिए आगे आवें। वैक्सीनेशन एक वो तरीका है जिससे अपन हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करेंगे, और उस हर्ड इम्यूनिटी से जो वायरस की सर्कल चल रहा है या साइकिल चल रहा है उसको ब्रेक करने में अपने को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं आपको हमारी स्टडी का कुछ पार्ट बताना चाहता हूँ जो हमने 1000 पेशेंट्स में किया सर। नंबर 1, पीडियाट्रिक पेशेंट हमने बहुत कम देखे, मतलब उसमें इम्यूनिटी थी कि वो लोग एक्सपोज नहीं हुए, और फॉर्चुनेटली डेथ्स मेरे हिसाब से बहुत कम हुई। उदयपुर में कोई आपको ऐसा वाकया पिछले 10 महीने में नहीं मिला होगा जिसमें पीडियाट्रिक एज ग्रुप में किसी की डेथ हुई हो। दूसरा फॉर्चुनेट पार्ट रहा प्रेगनेंसी। जैसे H1N1 प्रेगनेंसी में बहुत परेशानी कर रहा था, स्वाइन फ्लू वाला पेशेंट्स, प्रेगनेंसी एक रिस्क फैक्टर था, पर फॉर्चुनेटली ये बहुत अच्छा रहा कि प्रेगनेंसी इसमें कोमॉर्बिडिटी या रिस्क फैक्टर नहीं रहा। तो 2 ग्रुप तो एकदम बचे रहे। जो ग्रुप इन्वॉल्व हुए उसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी,
जो मोटापे के लोग थे उनमें कोविड का कॉम्प्लिकेशन बहुत हुए, कोविड की डेथ बहुत हुई। हम लोगों की जो स्टडी कहती है उसमें ये कहती है सब कि डायबिटीज़ सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर रहा कोविड के लिए। यानी जो डायबिटिक्स हैं उनको होने के चांसेस ज़्यादा संभावना थे और अच्छी थी, जबकि ब्लड प्रेशर के 25 से 28 पेशेंट में मोर्टेलिटी भी ज़्यादा हुई, इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा हुआ, कोविड की डिजीज़ भी ज़्यादा हुई और डेथ भी ज़्यादा हुई। अब सावधानी के रूप में यदि आप ब्लड शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल रखते हो तो आपकी संभावना कम होएगी, और यदि बीमारी हो भी गई तो क्योर होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और दूसरा, यदि आपका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा कंट्रोल है तो संभावना बीमारी की कम होगी, और बीमारी यदि हो भी गई तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे सर। डॉक्टर दवे थोड़ा सा ही बताएं कि इस कोविड-19 ने हमें बहुत सारे लेसन्स दिए और इसमें सबसे बड़ा जो समाज के लिए, ख़ास तौर पर हमारे समाज के लिए पार्ट है, वो पार्ट है कि हाइजीन बहुत ज़रूरी है। हमें हाथ धोने चाहिए, हमें पब्लिक प्लेसेस पर भी हाइजीन रखना चाहिए, इधर उधर थूकना नहीं चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। तो ये बहुत सारे लेसन्स हैं, लेकिन आप एक चिकित्सक हैं, बतौर चिकित्सक बताएं कि इसने हमें क्या क्या पाठ पढ़ाए। सर बहुत सारे पार्ट पढ़ाए। एक सबसे बड़ा पार्ट तो ये पढ़ाया कि पैसा कुछ भी नहीं है, हेल्थ ही सब कुछ है। अदरवाइज़ ये लगता था कि बहुत बड़ी चीज़ पैसा होती है, पैसे वाले ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहा सर कि हेल्थ कॉन्शियसनेस धीरे धीरे बढ़ गई सर। अपने यहाँ हाइजीन का सिस्टम बहुत कम होता था। हम लोग भी पेशेंट देख के जब मन में आता था ब्रेकफास्ट बिना हाथ धोए कर सकते थे, पर अब एक ये ज़रूर हो गया कि एक पेशेंट देख के आपको हैंड वॉश करना है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ सर मास्क का। हम लोग हॉस्पिटल्स में बहुत पहले ये कहा जाता था, जब हम स्टूडेंट थे, जोधपुर में पढ़ा करते थे एसएन मेडिकल कॉलेज में, कि आपको थिएटर में जाते वक्त मास्क लगाना चाहिए। ये नहीं कि ओपीडी में मास्क लगा के बैठना चाहिए। मास्क अर्ली फेज में बहुत इरिटेट भी करता था कि मेरा दम घुट रहा है, मेरे वो हो रहा है, पर जैसे जैसे ये टाइम निकला, अब हम मास्क में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अब जब मास्क नहीं लगाते हैं तो लगता है कि कुछ लगा हुआ नहीं है। तो वो प्रिवेंशन के लिए ये जो सब चीज़ें सीखी, डिस्टेंसिंग का सर, मरीज आपके ऊपर आता है, मरीज ऊपर आके आपके ऊपर सबसे पहले खांसता है। मैं आपको ये बताऊं कि लास्ट 10 महीनों में जो हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा कि जो दूसरी बीमारियां हैं उनके पेशेंट बहुत कम हो गए। पहले इतने सारे पेशेंट होते थे, वो कम कैसे हुए? यदि आप इसको एनालिसिस करेंगे, जनरल हॉस्पिटल जो हमारा होता था, मेडिकल वार्ड्स, वो ऊपर नीचे दोनों तरफ ओवर क्राउडेड रहता था। इस बार वो ओवर क्राउडिंग रही नहीं, तो वो पेशेंट गए कहाँ? तो वो पेशेंट गए, उसका सबसे बड़ा कारण या तो ये हो सकता है कि पेशेंट घर में रहे। जैसे मलेरिया आता है, डेंगू आता है सर, जब सीजन अगस्त सितंबर का सीजन होता है, उसमें वायरल डिजीज में डेंगू मलेरिया बहुत सारा होता है। इस बार नहीं रहा, बहुत कम देखे, इस बार नहीं रहा सर। खांसी जुकाम नहीं हुए मेरे को। सरप्राइजिंगली मैं आपको बताऊं, काफी सारे लोग आके कहते हैं मास्क का भी योगदान है डॉक्टर सर, बहुत बड़ा योगदान है। लोग आके कहते हैं हमको खांसी जुकाम हो ही नहीं रहे। हम तो 15 दिन, महीने में 15 दिन खांसी जुकाम से रहते थे, अब खांसी जुकाम क्यों नहीं हो रहे? तो मेरे हिसाब से मास्क का बहुत बड़ा रोल। क्या वैक्सीनेशन लगाया जाना होना चाहिए, ज़रूरी है, सबको लगाया जाना चाहिए। और दूसरी बात, हमेशा आप एक आजकल ज्ञान चला है जो सोशल मीडिया के ज़रिए आपके मोबाइल में बिना आपसे पूछे आ जाता है, और ये ज्ञान आगे बढ़ता रहता है, और ये ज्ञान बड़ी ख़तरनाक खबरें लाता है, और उनकी प्रामाणिकता कितनी है ये भी पता नहीं, लेकिन उसका प्रसार बहुत ज़्यादा है। और इनमें से एक ज्ञान ये कह रहा है कि साहब बहुत सारी जगह पर तो डॉक्टर खुद वैक्सीन लगाकर मर गए, और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि साहब हम वैक्सीन लगाएं कि हमें तो इम्यूनिटी थी, हम इतने वक्त से कोविड हमें हुआ ही नहीं, तो आगे भी नहीं होगा, हमें वैक्सीन की क्या ज़रूरत है। और जिन्हें हो गया वो कह रहे हैं हम रिकवर हो गए, हमें वैक्सीन की क्या ज़रूरत है। सर पहला जो आपने कहा कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स की डेथ हो गई, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन नेशनल लेवल पे आ रही है उसमें किसी भी डॉक्टर की डेथ वैक्सीनेशन की वजह से नहीं हुई। ये उसी तरह से है कि रास्ते में अपने को कहीं जाना था, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और मर गए। अब आप कहो कि मेरे को वहाँ जाना था इसीलिए मेरे एक्सीडेंट हो गया, वो सही नहीं है। जो आज भी एक केस देखा हमने, उसमें पेशेंट को हेमरेज हुआ, जो चित्तौड़ के कोई पेशेंट थे और जो गीतांजलि में भर्ती हुए, उसमें जो प्राइमरी 16 को उनके वैक्सीनेशन हुआ और डेथ 21 को हुई। तो ये कैसे हो सकता है कि उसका कॉम्प्लिकेशन 7 दिन के बाद हो? यूजुअली उनकी जब डेथ का कारण लगा तो वो डेथ का कारण इंट्रासेरेब्रल हेमरेज मतलब ब्रेन हेमरेज की वजह से हुआ। तो जो न्यूज़ चैनल्स में और इसमें सोशल मीडिया ब्रेन हेमरेज को लिंक कर दिया वैक्सीन से, तो ये उसी तरह से लिंक है कि आप जा तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, कारण वो हो गया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। जो कॉम्प्लिकेशंस वैक्सीन के केसेस में डिस्क्राइब्ड है उसको अपन 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक माइल्ड सिम्टोमेटोलॉजी, एक मॉडरेट सिम्टोमेटोलॉजी और एक सीवियर कॉम्प्लिकेशंस।
माइल्ड कॉम्प्लिकेशन हर टीकाकरण में, भले आप किसी का भी टीका लगाओ, भले वो स्वाइन फ्लू का टीका हो, भले हेपेटाइटिस का टीका हो, उसमें होते ही हैं। यानी आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। बॉडी रिएक्ट करती है। बॉडी रिएक्शन में क्या होगा सर कि जैसे आपको हल्का सा फीवर हो सकता है, माइल्जियास बॉडी एक्स हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, और जो लोकल साइट है उसके ऊपर हल्का सा इंड्यूरेशन, रेडनेस और पेन हो सकता है। ये माइल्ड कैटेगरी में आते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आइबुप्रोफेन या पैरास्टामोल की एक गोली ले लो, ये सब सिम्टम डिसअपियर हो जाएंगे। बहुत लंबे समय तक भी ये परसिस्ट नहीं करेगा। दूसरे मॉडरेट सिम्टम्स हैं जिसमें पेशेंट को थोड़ा सा फीवर ज़्यादा होगा, और जहाँ पे आपके टीका लगाया उस जगह थोड़े से लोकल लक्षण ज़्यादा होंगे, जैसे रेडनेस, हॉटनेस, टेंडरनेस, ये सब हो सकते हैं। जो सीवियर कैटेगरी के सिम्टम्स जो डिस्क्राइब किए गए हैं और जो रिकमेंडेड है कि इन वैक्सीन में ये हो सकते हैं, वो बहुत रेयरली होते हैं। और उन रेयर सिम्टम्स में जैसे एक मैंने अभी बात की थी, GBS नाम का जो होता है गुलन-बारी सिंड्रोम, जिसमें पैरालिसिस होने की संभावना रहती है, या ट्रांसवर्स माइलाइटिस जिसमें शरीर के नीचे का पार्ट पूरा का पूरा पैरालाइज होता है, वो संभावना रहती है। कुछ पेशेंट्स में मायोकार्डाइटिस या MI की भी संभावना बनी रहती है, कार्डिक इवेंट्स की। बट ये बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है और अभी तक पूरे इंडिया में मेरे हिसाब से कहीं भी आइडियली रिकॉर्डेड नहीं किए गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है कि इन जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उनको फॉलोअप किया जाएगा, पेशेंट्स को देखा जाएगा। अपने यहाँ RNT में भी हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है, और वो कमेटी सारे के सारे जो एडवर्स इवेंट्स हैं उनको नोट करती है। तो ऐसा अभी तक 16 तारीख से आज तक कोई भी इवेंट नहीं हुआ है जो कि हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे चल रहे हैं। तो मैं फिर रिकमेंड करूंगा सब जनता को, सब डॉक्टर्स को और सब हेल्थ केयर वर्कर्स को कि वो आगे आके वैक्सीनेशन करवाएं। जब वैक्सीनेशन होगा, हर्ड इम्यूनिटी होगी, तभी अपन इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं और कोरोना को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। डॉक्टर दवे, उन दोनों वर्गों को क्या कहेंगे? एक तो वो वर्ग जो कह रहा है कि मुझे कोविड-19 हो गया था, मैं रिकवर हो गया, मैं बिल्कुल भला चंगा, अब मुझे कोई चांसेस नहीं है दोबारा होने के, मैं वैक्सीन क्यों लगाऊं? और दूसरा वो जो कह रहे हैं कि मुझे अब तक नहीं हुआ तो मुझे वैक्सीन की कहाँ ज़रूरत है? सर, पहला वर्ग वो है जिसको कोविड हो गया। कोविड के बाद जो एंटीबॉडी बनी, वो एंटीबॉडी बहुत शॉर्ट लास्टिंग है। तो अब ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि उनके कोविड की वापस भी संभावना बनती है, क्योंकि कोविड की जो एंटीबॉडी बनती है वो एंटी स्पाइक्स एंटीबॉडी नहीं बनती, वो एंटी मेम्ब्रेन और एंटी न्यूक्लियोकैप्सिड्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। हम लोगों ने एक यहाँ सर्वे किया था बहुत अर्ली फेज में, 15 मई के आसपास। उसमें हमने एंटीबॉडी टाइटर करने की कोशिश की थी। हम लोगों का ये ऑब्जर्वेशन था कि जो एंटीबॉडी बनती है वो बननी स्टार्ट होती है सेकेंड वीक्स में, पीकिंग उनकी होती है थर्ड और फोर्थ वीक में, और उसके बाद 6 वीक ऑनवर्ड्स उनका डाउन ग्राफ चलता है। धीरे धीरे एंटीबॉडीज़ का टाइटर कम होता रहता है, और जब एंटीबॉडी का टाइटर कम होता है तो वो सिग्निफिकेंट आपको प्रिवेंशन नहीं कर सकता। अब जो वैक्सीनेशन में अपन वैक्सीन दे रहे हैं उसमें एंटी स्पाइक एंटीबॉडी बन रही है। जो कोरोना के अंदर स्पाइक्स होते हैं, जो वीरियन के अंदर कैप्सूल में, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है और वो लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है। मैं अभी आपको नहीं बता सकता, क्यों, अभी जब ये वैक्सीन लगेंगे उसके बाद ये पता चलेगा कि इसकी एफिकेसी कितनी है। पर ये 100% सत्य है कि 5 से 6 महीने तक आपको इसका प्रोटेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। जैसे जैसे ये स्टेज 4 आएगी, जो अभी स्टेज 4 ट्रायल स्टेज 4 चल रही है, उससे अपने को ये पता चलेगा कि ये इम्यूनिटी कितने टाइम तक परसिस्ट करेगी। कई लोग ये पूछते हैं कि टीका कितने टाइम तक इफेक्टिव रहेगा, ये भी एक सवाल होता है। तो टीका कितना इफेक्टिव रहेगा वो अभी अपन नहीं कह सकते, पर हो सकता है कि 5 से 6 महीने तक ये इफेक्टिव रहे। एक बहुत बड़ा वर्ग जो बार बार ये कहता है कि मुझे अब तक कोविड-19 हुआ नहीं, आगे होने के चांसेस नहीं है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि साहब वैक्सीन हम क्यों लगाएं, ये तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की साजिश है कि उन्होंने इस वायरस का प्रसार किया, इससे कुछ नहीं होना है, ये एक काल्पनिक बीमारी है और हमें वैक्सीन नहीं लगाना। सर, ये सब बातें काल्पनिक हैं, कहीं से भी इसके पीछे सत्य नहीं है। क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को यही काम करना था? क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इसी के लिए बनी हुई है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि पेशेंट क्योर हो, और भारत सरकार ने ये चाहा कि जितना जल्दी हो सके इस बीमारी को कंट्रोल किया जाए, और वैक्सीन ही एक तरीका था जिससे अपन कंट्रोल कर सकते थे। इसीलिए आपने देखा कि इंडिया भी वर्ल्ड के साथ साथ जितना जल्दी हो सकता था, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक वालों ने वैक्सीन को लॉन्च किया। स्टेज 3 चल रही थी, फेज 3 के होते हुए भी आया, और अपन देख रहे हैं कि इतने दिन, अब 16 से आज तक इतने वैक्सीनेशन हुए हैं, कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि 100% ये प्रिवेंशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है,
और अपने को सबको आगे बढ़ के इसमें सहयोग लेना चाहिए। डॉक्टर दवे, जाते जाते संक्षेप में तमाम उदयपुर वासियों को आप क्या सलाह देंगे? सर, सबसे पहला संदेश यही है कि सर जब वैक्सीनेशन का अपना नंबर आवे उसका इंतज़ार करना चाहिए और जैसे ही नंबर आए वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए। वैक्सीनेशन के जाने के बाद में भी अपने को 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक, हैंड हाइजीन, हैंड को आपको वॉश करना ही चाहिए और करना ही चाहिए। सेकेंड, डिस्टेंसिंग, 6 फीट का डिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम चाहिए। और थर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट, मास्क का प्रयोग। मास्क से जी नहीं घबराएगा, मास्क से आप खुद बचोगे और दूसरों को भी बचाओगे। डॉक्टर महेश दवे, आपका हृदय से आभार। थैंक यू सर।